हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी के पेपर 1 और 2 पर आधारित जो काव्य शास्त्र पर आधारित हमारे जो क्वेश्चंस हैं, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस की, जो हमारी क्लास 109 रही है। तो आप हमारी क्लास में प्रैक्टिस सेट के तौर पर इन क्लासेस को लगातार देख सकते हैं। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार इसी प्रकार की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो क्लासेज हुई हैं उसमें आपने देखा होगा लगातार हमारा सिलेबस हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरा टॉपिक वाइज करा रखे हैं, और अब हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्लासेस करा रहे हैं। तो आप हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में प्रवक्ता एलटी हिंदी की जो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है उसके अंदर आप सारी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। आपको एक बेहतरीन प्रिपरेशन मिलेगी और आपको इससे फिर कहीं इधर उधर सिलेबस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो इसलिए जो है चैनल पर लगातार बने रहें। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकारों उनकी आत्मकथाओं को दिया गया है, जैसे शिव पूजन सहाय हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, हरिवंश राय बच्चन है और पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो इनको जो है, जो इनकी आत्मकथा है उसके साथ मिलान करना है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर शिव पूजन सहाय की जो आत्मकथा है इसमें से वो है मेरा जीवन, ठीक है। तो मेरा जीवन शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है। सुमित्रा नंदन पंत की जो आत्मकथा है दोस्तों, इनमें से वह है 60 वर्ष एक रेखांकन, ठीक है। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की। इसके अलावा बात करें हरिवंश राय बच्चन की, तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है दोस्तों वह है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। इसके अलावा अगर हम पांडे वेचन शर्मा उग्र जो हैं दोस्तों, पांडे वेचन शर्मा उग्र, इनकी जो रचना है दोस्तों, इनकी जो आत्मकथा है वो है अपनी खबर, ठीक है। अपनी खबर इनकी आत्मकथा है। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ आपको देखने को मिली। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों। जो शिव पूजन सहाय की है वह है मेरा जीवन, सुमित्रा नंदन पंत की है 60 वर्ष। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन की है दोस्तों वह है 10 द्वार से सोपान तक। और साथ ही पांडे वेचन शर्मा की जो है दोस्तों वह है अपनी खबर। तो ये इनकी अपनी आत्मकथाएं हैं। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही बनेगा दोस्तों। डी इसलिए सही बनेगा क्योंकि पहले का सेकंड आंसर सही था, आपने देखा होगा। तो पहले का सेकंड, दूसरे का पांचवा सही था, तीसरे का पहला सही था और चौथे का तीसरा सही था। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। तो आलोचक हैं और उनके ग्रंथ हैं, तो इसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है दोस्तों। तो इसमें नाम देखें, नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा और विजय देव नारायण शाही। और जो इनके ग्रंथ दिए गए हैं वो जायसी, निराला, ठीक है। तो ये इसके अलावा मानव मूल्य और साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नई कविता के वर्तमान। तो अगर इसमें बात करें दोस्तों, जो आलोचक हैं उनके ग्रंथों से सुमेलित करना है, तो इसमें नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं दोस्तों, इनकी जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है। ये इनका इनका ग्रंथ है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वर्मा जो दोस्तों हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके जो ग्रंथ है वह है नई कविता के प्रतिमान। इसके अलावा रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें, रामविलास शर्मा का जो ग्रंथ है वह है निराला। इसके अलावा विजय देव नारायण शाही जो हैं ये हैं जायसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही बन रहा है दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर संस्मरण हैं और उनके लेखक कौन हैं ये बताना है। तो अब यहाँ पर है चेतना के बिंब या रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई और सिंहावलोकन। तो इस आधार पर दोस्तों इसमें संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र हैं उनको लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो चेतना के बिंब, चेतना के बिंब जो रेखा चित्र है दोस्तों वह है नगेंद्र का। किसका है? नगेंद्र का है चेतना के बिंब। इसके लेखक हैं जो रेखा चित्र इसके लेखक हैं नगेंद्र। ठीक है। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी जो रेखा चित्र है दोस्तों, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा गया है देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देवेंद्र सत्यार्थी, ये रचना एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई किसकी है दोस्तों? ये है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। और इसके अलावा सिंहावलोकन, सिंहावलोकन जो है दोस्तों ये है यशपाल का। किसका? यशपाल का। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित कहानीकारों की को उनकी कहानियों से सम्मिलित कीजिए। तो बहुत सारे प्रश्न एक साथ तैयार हो रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर चार चार क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इस चीज़ को आप समझें। तो यहाँ पर कहानीकार हैं, उनके कहानियाँ दी गई हैं, जैसे भगवती चरण वर्मा की दी गई है। अब भगवती चरण वर्मा जो हैं दोस्तों, इनकी कहानी कौन सी है? इनकी कहानी है दोस्तों दो बांके। यह है इनकी कहानी भगवती चरण वर्मा की। अगला है दोस्तों इलाचंद जोशी। तो इलाचंद जोशी की जो कहानी है वह है दिवाली और होली। साथ ही साथ दोस्तों यशपाल, तो यशपाल की कहानी कौन सी है? यशपाल की कहानी है दोस्तों मकरील। ठीक है, ये यशपाल की है। और उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी जो कहानी है दोस्तों वह है पिंजरा। पिंजरा किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की। और दिवाली और होली है भगवती शरण वर्मा की। इसके अलावा इलाचंद जोशी की है दो बांके, और साथ ही यशपाल की है मकरील। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है सम्मिलित कर सकते हैं और आप इनको अलग अलग भी तैयार करें दोस्तों। जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की रचनाएं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। तो उपन्यासकार हैं और उनको उपन्यास से सम्मिलित कीजिए यहाँ पर कहा गया है। तो जैसे राधा कृष्ण दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, श्रद्धा राम फिल्लौरी हैं। तो ये उपन्यासकार हैं और इनके जो उपन्यास हैं उनसे सम्मिलित करना है। अब राधा कृष्ण दास दोस्तों जो हैं, इनके उपन्यास कौन सा है ये बताना है। तो राधा कृष्ण दास का जो उपन्यास है दोस्तों वह है निस्सहाय हिंदू। ठीक है, निस्सहाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्ण दास का है। इसके अलावा अगर किशोरीलाल गोस्वामी, इनके उपन्यास की बात करें वह है तारा। ठीक है, इसके अलावा देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री जो हैं दोस्तों, इनके उपन्यास का नाम है चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास जो लिखा है ये देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। साथ ही दोस्तों जो श्रद्धा राम फिल्लौरी, श्रद्धा राम फिल्लौरी का इनमें से जो उपन्यास है वह है दोस्तों भाग्यवती। ठीक है, तो ये दो आंसर बिल्कुल पहले से ही सही सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें राधा कृष्ण दास की जो उपन्यास है वह निस्सहाय हिंदू और किशोरीलाल गोस्वामी का है तारा। तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ नाटक और नाटककार हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राधा कृष्ण गोस्वामी हैं, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ये नाटककार हैं, इनके नाटकों से इनको जो है सम्मिलित करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है वह है अंधेर नगरी। ये बहुत पॉपुलर इनका नाटक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा राधा चरण गोस्वामी, इनका जो नाटक है दोस्तों वह है अमर सिंह राठौर। ठीक है, ये राधा चरण गोस्वामी का है।
प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करें दोस्तों, इनका इनका जो नाटक है वह है संगीत शाकुंतल। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का जो नाटक है वो क्या है, संगीत शाकुंतल है। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है दोस्तों वह है नल दमयंती। तो नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट का हो गया। इसके अलावा अमर सिंह राठौर जो नाटक है दोस्तों राधा चरण गोस्वामी का हो गया। अंधेर नगरी जो है दोस्तों वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और संगीत शाकुंतलन जो है वह है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसी आधार पर आप एग्ज़ाम में ऑप्शन सही टिक कर पाएंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कृतियाँ हैं और उनके रचनाकार लिखे हैं, जैसे आत्मा की आंखें, काठ का सपना, समय और हम, मिलन, यामिनी। तो ये जो कृतियाँ हैं इनके रचनाकारों से इसको सुमेलित करना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों आत्मा की आंखें, ये किसकी रचना है, ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके अलावा काठ का सपना जो रचना है दोस्तों ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने की रचना है काठ का सपना। इसके अलावा समय और हम जो रचना है दोस्तों ये है जैनेन्द्र कुमार का। साथ ही मिलन यामिनी जो रचना है दोस्तों वह है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की जो कृति है, रचनाकार हैं इसके हरिवंश राय बच्चन रचनाकार हैं, वो है मिलन यामिनी के। और रामधारी सिंह दिनकर की जो है दोस्तों आत्मा की आंखें, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है काठ का सपना, और साथ ही जो जैनेन्द्र कुमार की है दोस्तों समय और हम। तो यहाँ पर ये चारों जो दिए गए थे इनके रचनाकारों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और साथ ही अपने हिसाब से भी आपने आंसर मैचिंग करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। किसी भी अगर इस टाइप के प्रश्नों में अगर 2 आंसर आपको एक्यूरेट आते हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन सही होने का चांस बनता है। तो इसलिए कम से कम थोड़ा बेसिकली नॉलेज तो आपको रखनी पड़ेगी, एक अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इनको नोट करते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत के निम्नलिखित काव्य ग्रंथ संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर 4 के 4 जो काव्य संग्रह हैं ये सुमित्रानंद पंत के हैं और इनको जो है सही सुमिलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है तो पल्लव, वीणा, गुंजन और स्वर्ण किरण, ये 4 के 4 जो है सुमित्रानंद पंत के काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब इनका जो सही कॉम्बिनेशन रहेगा, सही मिलान रहेगा, उसको हमने देखना है। तो अगर बात करें पल्लव जो रचना है दोस्तों इनकी, ये कब आई थी काव्य संग्रह, 1926 में। कब प्रकाशन हुआ था, 1926 में हुआ था। इसके अलावा जो वीणा इनका जो काव्य संग्रह है दोस्तों, उसके जो प्रकाशन हुआ था 1927 में हुआ था। गुंजन इनका जो काव्य संग्रह है गुंजन, उसका प्रकाशन हुआ था 1932 में। और साथ ही दोस्तों जो स्वर्ण किरण जो है इनका काव्य संग्रह, इसकी जो है प्रकाशन वर्ष 1947 है, स्वर्ण किरण। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत के ये काव्य हैं, इनको भी याद रखना है, पल्लव, वीणा, गुंजन और स्वर्ण किरण। और साथ ही इनके वर्ष को भी याद रखना है, क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम्स है प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होने हैं, तो 300 नंबर का पूरा पेपर होना है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी डीप चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम में। तो आप अपनी प्रिपरेशन को भी काफ़ी मजबूती के साथ रखिएगा, कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसलिए क्वेश्चंस प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। तो जो पत्रिकाएं हैं उनको प्रकाशन स्थान से सम्मिलित करना है, जैसे आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप या उचित वक्ता। तो ये जो है पत्रिकाएं हैं और इनका प्रकाशन से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर आनंद कादम्बिनी जो रचना है, ये पत्रिका जो है इसका प्रकाशन जो स्थान कहाँ हुआ था, इनका प्रकाशन आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था मिर्ज़ापुर में। कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर में इसका प्रकाशन हुआ था।
इसके अलावा अगर हम बात करें ब्राह्मण, ब्राह्मण जो पत्रिका है दोस्तों, इसका प्रकाशन स्थान है कानपुर, कानपुर में इसका प्रकाशन किया गया था। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था प्रयाग में। और साथ ही दोस्तों जो उचित वक्ता, उचित वक्ता जो पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। ठीक है, तो ये प्रकाशन आप जरूर याद कर लें। ब्राह्मण जो है कानपुर में। आनंद कादम्बिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी, और इसके लेखक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए पत्रिका के। और ये कहाँ इसका प्रकाशन हुआ था? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोटिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर निबंध संग्रह दिए गए हैं और उनके निबंधकारों से सम्मिलित करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी और कुबेरनाथ राय। तो इतने नाम यहाँ पे दिए गए हैं और इनके निबंध दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो निबंध हैं, इनके द्वारा जो निबंध संग्रह किया गया है दोस्तों, वो कौन सा किया गया है? ये है कछुआ धर्म। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये निबंध है कछुआ धर्म। ठीक है, उसके अलावा वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है दोस्तों वो क्या है? ये है पृथ्वी पुत्र। ठीक है, पृथ्वी पुत्र किसका निबंध है? यह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके जो निबंध है वह है वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको इनके जो है निबंध संग्रह है। इसके अलावा कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय का जो है दोस्तों वह है मराल, मराल दोस्तों कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है स्थापना, यानी कि एग्जेशन और रीजन पर आधारित, स्थापना और तर्क पर आधारित है। तो यहाँ पर अगर समझें तो स्थापना में, एग्जर्शन में है काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जाता है। तो जो काव्य है उसका उत्कर्ष किस में माना जाता है? केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये जो काव्य है वो कोमल व्यंजना में ही माना जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तो एग्जर्शन तो इसका गलत है दोस्तों। साथ में अगर हम बात करें इसके तर्क की, तर्क क्या रहेगा? क्रोध जैसे उग्र और प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जो है केवल कोमल व्यंजना को ही काव्य के अंतर्गत दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। क्रोध और उग्र और प्रचंड भाव होते हैं उनको भी जो है काव्य के अंतर्गत पूर्ण सौंदर्य के साथ उसको जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वीर रस रौद्र रस से संबंधित जो है काव्य के अंतर्गत रचनाएं नहीं होती हैं, वो भी होती हैं और वो भी जो है पढ़ने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये काव्य के लिए जरूरी नहीं कि कोमल व्यंजना या प्रेम भाव पर आधारित ही जो है रचनाएं की जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है क्रोध और उग्र प्रचंड भावों से संबंधित भी काव्य रचनाएं सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। इनकी पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। तो यानी कि इसमें जो रीजन है ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही दिया है, बट स्थापना जो है इसमें रॉन्ग है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क पर आधारित है। भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जन को मास में बदल दिया है। ठीक है, ये तो इसका स्थापना है यानी कि एग्जर्शन है। और साथ ही इसका जो रीजन दिया गया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो इसमें देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थापना है, भूमंडलीकरण में जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है और उसने जन को मास में बदल दिया है, बिल्कुल सही है।
और साथ ही क्योंकि भूमंडलीकरण के मास का वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो जनसंचार के साधनों के उपयोग में दक्ष होते हैं, वही भूमंडलीकरण में जन की पुरानी जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो इस आधार पर देखें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क पर। श्रृंगार को रस राज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। एक तो ये दिया गया है, श्रृंगार रस को रस राजा माना जाता है और इसलिए वो प्रधान है। दूसरा इसका तर्क दिया है क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्चित होती हैं। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो पहली बात हो ए जो यह है, ये श्रृंगार को रस राज माना जाता है, श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है, बिल्कुल सही है क्योंकि वो सभी रसों में प्रधान है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अगर इसके तर्क की बात करें कि क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से संश्रित हैं निश्रित हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि ये तर्क बिल्कुल गलत दिया है, लेकिन स्थापना बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस को रस राज माना जाता है और वह सभी रसों में प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर देखें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारे द्वारा यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट क्लास कराई जा रही है और ज्वाइन सेक्शन में एक मिनिमम कॉस्ट में रखी गई है, तो इसलिए आप उसको वहाँ ज्वाइन जरूर कर लें और लगातार आपको क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी वहाँ पर। तो इसलिए जो है आप यूट्यूब से पहले आपको ज्वाइन सेक्शन में आपको क्लासेस जो है नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है सारी क्लासेस को पहले ही वॉच कर सकते हैं और अपना स्टडी को एडवांस कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एग्जेशन और तर्क पर। तो भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, ये तो एग्जेशन है, और क्योंकि यह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोध करता है या विरोध है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, बिल्कुल सत्य है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन सा युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, तो वह है भारतेंदु युग। और साथ ही इसका जो तर्क है दोस्तों, क्योंकि यह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोध है, बिल्कुल गलत है, विरोध तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत तर्क दिया है इन्होंने। और जो इसका वो है एग्जर्सन है स्थापना है, वो बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग आधुनिकता के प्रवेश द्वार के तौर पर माना जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा क्योंकि ए सही है और आर इसमें गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है स्थापना दी है, प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और इसका जो रीजन दिया है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों प्रतीक क्या है, एक अमूर्त मूर्ति का मूर्तिकरण तो है, यानी किसी भी चीज़ को अगर हम उसका सिंबॉलिक रूप में लेते हैं तो अमूर्त चीज़ का मूर्ति बनाकर हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो चीज़ प्रत्यक्ष में नहीं है, अदृश्य है, लेकिन उसको जो है सार तत्व में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, मूर्ति रूप में देखते हैं और इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भगवान इसी आकार के होंगे या ऐसे ही भगवान दिखते होंगे या इस तरीके से होते होंगे। तो ये तो हो गया इसकी स्थापना। अगर इसका रीजन की बात करें, इसके तर्क की बात करें, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तो उस भाग को प्रतीक कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को जो है उस तरीके से प्रस्तुत करना और फिर उसको उस वस्तु के द्वारा ज्ञान का विकास करना, उसको प्रतीक कहा जाता है।
ये बिल्कुल सही है, यानी कि आप स्थापना, एग्जर्शन और तर्क दोनों सही हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बनेगा दोस्तों। ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको लगातार इसी प्रकार के क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही आप ज्वाइन सेक्शन में हमारी क्लासेस को मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन प्रिपरेशन मिलने वाली है और बहुत ही कम कॉस्ट में यहाँ पे ज्वाइन सेक्शन में आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।